बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में जियोग्राफी पढ़ेंगे। चैप्टर 7 क्या है? चैप्टर 7 का नाम हमारा देश भारत। तो चलिए ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मानचित्र जो है, भारत का मानचित्र है, अगर आप वो अपने सामने रखिए तो भारत के मानचित्र में सबसे पहले मैं आपको दिशा के बारे में बताऊंगी। दिशा क्या है? तो भारत का मानचित्र जब आप सामने रखेंगे तो भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। और नीचे क्या होता है? मानचित्र के नीचे तरफ जो होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, यानी उत्तर हो गया किधर? सिर की तरफ, और नीचे क्या हो गया? दक्षिण। अब बाएं तरफ होता है पश्चिम और दाहिनी तरफ होता है पूरब। ठीक है, इस तरह से आप दिशाओं का ज्ञान समझेंगे। ठीक है, यानी भारत के मानचित्र में सबसे ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है, बाईं तरफ पश्चिम होता है और दाहिनी तरफ पूर्व दिशा होती है। तो चलिए अब हम लोग ये चैप्टर को शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में, यानी उत्तर किधर हुआ? सिर की तरफ, यानी जो मानचित्र है वो मानचित्र जो है वो सिर की तरफ उत्तर दिशा होती है, उसके ऊपर की तरफ। तो उत्तर में क्या है? हिमालय। हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम किधर हुआ? हमने आपको बताया ना कि मानचित्र में बाईं तरफ जो होता है वो पश्चिम होता है और दाहिनी तरफ क्या होता है? पूर्व होता है। तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी किधर है? पूर्व की तरफ। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या है? हिंद महासागर। तो आपको चारों दिशा में आपको पता चला ना, हिमालय है, एक दिशा में हिमालय है उत्तर में, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद ये हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल, चलिए इसको देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? यानी कन्याकुमारी तक का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है, विस्तार जो है वो 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है वो 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं और जो मरुस्थल होते हैं, उत्तरी मैदान जो होते हैं, ठीक है, तो ये असमान पठारी सतह, तटीय भाग, ठीक है, एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी स्थल है ना, यानी मैदान कई तरह के होते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं, और पृथ्वी पर कहीं पहाड़ होता है तो कहीं नदियां होती हैं, यानी तट होता है, कहीं मैदान होता है, समतल भाग होता है ना। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भारत में क्या होता है? देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु होती है। ठीक है, अलग वहाँ की वनस्पतियाँ दूसरी होती हैं, है ना। और वन्य जीवों के साथ साथ जो जानवरों के बीच में, जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें भिन्नताएं होती हैं। साथ ही साथ वहाँ की संस्कृति में भी भिन्नता होती है। अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति होती है।
तो इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार की आकृतियां और विभिन्न प्रकार की संस्कृति होने के बावजूद हम क्या हैं, एक हैं, यानी एकता प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो भारत देश में एकता देखी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा देश भारत जो है वो विभिन्नताओं में एक है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, इसी वजह से हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, ठीक है। और वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा देश? भारत, ठीक है। चीन के बाद कौन सा देश है? भारत, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थिति। देखिए बच्चों, स्थिति पढ़ने से पहले हम लोग इधर ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, यानी 6 घंटे का, इधर 7 घंटे का। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? नहीं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत के उत्तर साइड में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए बच्चों, एक चीज और बता दें आपको कि जो कर्क रेखा होती है ना, वो भारत से होकर के जब गुजरती है तो उसके गुजरने से जितने भी राज्य सामने आते हैं, लगभग 8 राज्य आते हैं, तो उन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन कौन से राज्य हैं। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 84 उत्तर में और 37.6 अंश जो है वो उत्तर अक्षांश के बीच है, ठीक है ना। इसके बाद है पश्चिम से लेकर के पूर्व तथा भारत का जो विस्तार है वो 68.7 अंश पूर्व तथा 97 से 25 अंश पूर्व देशांतरों के बीच है। ये चित्र के माध्यम से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं दोबारा, आप विद्यालय में जब आइएगा तो मैं दोबारा आपको इसके बारे में समझाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ठीक है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो सकता है। ये बच्चों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। हमने आपको बताया था ना, जब आप देशांतर और रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो जब हमने पढ़ाया देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, तो मैंने आपको बताया था कि एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। हर देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। तो अब इसमें बता रहा है कि देखिए, पश्चिम में
गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे का होता है? तो 2 घंटे पहले होता है ना। और आप पहले भी ये भी पढ़ चुके हैं कि 82-30 डिग्री पूर्व जो है वो देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, इसके बारे में हमने आपको समझाया था। तो वही है, तो इसी कारण से जो यहाँ का जो समय होता है वो 6 घंटे का अंतर होता है उनके बीच, ठीक है। तो देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। इस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। देखिए हम लोग पता करते हैं कि वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप लोग उंगली पर गिनिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितना हुआ? 7 हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार, ये 7 है जो हमारे पड़ोसी देश हैं। यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत में 7 पड़ोसी देश हैं। इसके बाद ये देखिए, भारत के हमने आपको बताया था कि ऊपर में क्या है? उत्तर है और नीचे दक्षिण है। दक्षिण में क्या है? पश्चिम बंगाल, और इस साइड में यानी कि पश्चिम में क्या है? अरब सागर, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको मानचित्र को पढ़कर याद करिएगा और पड़ोसी देशों के नाम भी याद करिएगा, ठीक है बच्चों। ये बच्चों, वीडियो देखने से पहले किताब सामने रखिएगा और तब वीडियो देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये भारत का मानचित्र है। इससे पहले हमने आपको 7 पड़ोसी देशों के बारे में बताया, और इस मानचित्र में क्या दर्शा रहा है। ये जो भारत का मानचित्र दिखा रहा है, इसमें राज्यों को दर्शा रहा है और उनकी राजधानियों को बताया है, ठीक है। यानी हमारे भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य था, जिसमें से जम्मू कश्मीर को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बता दिया गया, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बढ़ा दिया गया। इस वजह से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और जम्मू कश्मीर को जब हटाया गया तो ये 28 राज्य हो गए, ठीक है। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए बच्चों, तो ये 28 राज्यों में, ये पहले की बुक है तो इसमें 29 राज्य है। आप पढ़िएगा और इनकी राजधानियों को याद कर लीजिएगा, तो ये किताब से आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप लोगों के पास किताब हो गया होगा, किताब है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। तो देखिए बच्चों, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं और जो राज्य दिए हुए हैं, राज्य की राजधानियां दी हुई हैं, इन सबको आप रट लीजिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो इसी तरह पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो और राजस्थान है, राजस्थान का क्या है? जयपुर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुछ बड़े में लिखा हुआ है और कुछ छोटे में लिखा हुआ है। तो जो छोटे में लिखा है वो इसकी राजधानी है, जो थोड़ा बड़ा लिखा है वो राज्य है। तो बच्चों, इस तरह से इस मानचित्र की सहायता से आप राज्य की राजधानी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, ठीक है बच्चों। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? और दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, श्रीलंका और मालदीव, हमारे पड़ोसी हैं।
देखिए बच्चों, इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो कौन से दो द्वीप हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। ठीक है, पड़ोसी हैं, तो कौन कौन से हैं? दो द्वीप, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव, ये दो ऐसे द्वीप हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जल संधि, कौन? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, राजकीय एवं प्रशासनिक विभाजन। इसका विभाजन हुआ, हमने आपको बताया कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसमें 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी किताब में 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया है, ये पहले की किताब है, पहले 7 थे लेकिन अब 9 हो गए हैं, याद रखिएगा। इसमें देखिए, इन मानचित्र में आपको ये बताया है कि कौन कौन से पर्वत से होकर नदियां बहती हैं और कहाँ जा कर के मिलती हैं। तो इसमें देखिए, पर्वतों के बारे में भी और नदियों के बारे में भी दर्शाया है, आपको बताया है इसमें। तो देखिए, जैसे ये हिमालय पर्वत है, आप देख रहे होंगे हिमालय पर्वत है, हिमालय से होकर बहुत सारी नदियां निकली हैं। झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है। ये सारी सहायक नदियां हैं जो बहते हुए सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं और ये सिंधु नदी बहती हुई जाकर के कच्छ की घाटी में गिरती है। तो ये नदियों का संगम है, नदियां एक दूसरे से बहती हुई सहायक नदियों से मिलती हुई और आगे बढ़ती हैं और बढ़ती हुई जाकर के खाड़ी में गिरती हैं। तो ये कच्छ की खाड़ी में गिर रही हैं, सिंधु नदी। इसके बाद देखिए, अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी से होकर भी बहती हैं नदियां और इसके बाद चंबल नदी है। अब इधर देखिए बच्चों कि शिवालिक पर्वत से होकर भी कई नदियां निकलती हैं। गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये दोनों नदियां बहती हुई ब्रह्मपुत्र को लेती हुई जाकर के कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से नदियों का बहना और उनका आपस में मिलकर खाड़ी में जाना, ये इनों का चक्र ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आखिर आप लोग सोचते भी होंगे कि आखिर ये पानी बहता कहाँ से आता है। तो ये पहाड़ से आता है, यानी कि हिमालय पर्वत से आता है। वहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है ना, तो वही बर्फ पिघलती है और धीरे धीरे बहती हुई नदी का रूप लेती है। तो बच्चों, ये आप लोग किताब से अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इसको याद करिएगा कि कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं और कहाँ जा कर के मिलती। देखिए बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो राज्यों को जिलों में बांटा गया है। अब देखिए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा है बच्चों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बच्चों आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए और एक एक क्वेश्चन बना करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यानी आप कोई जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें से आप क्वेश्चन निकालिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपके पढ़ने में आसानी भी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। और इसी टाइप के अंदर से बीच बीच से निकाल करके प्रश्न बनते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सामने किताब को, कॉपी को और पेंसिल रबड़ ले करके बैठिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट बातें लगती हैं आपको वो तुरंत आप नोट कर लें, ताकि आपको प्रश्न उत्तर लिखने में दिक्कत ना आए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जलोद निक्षेप। ये बॉक्स में देखिए, भौतिक विभाजन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है
और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी नदी बेसिन में जाकर के मिल जाती है। ठीक है। और तो उसके बाद जलोढ़ निक्षेप क्या होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। जब नदियों का बहाव होता है तो नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मलबे लेकर चलती हैं, तो उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी क्या होती है? तो एक नदी या सरिता, नदी को क्या कहते हैं? सरिता, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, यानी मिला देती है, उसमें डाल देती है। तो हुआ क्या? सहायक नदी क्या हुई? यानी एक नदी अन्य नदियों में किसी भी तरफ से आ सकती है, वो आकर के मिल जाती है और अपने आप को उसमें विसर्जित कर देती है, यानी डाल देती है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन क्या है? देखिए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, यानी भारत में विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हम लोग को अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय का मतलब हुआ, क्या होता है? बर्फ का घर। ठीक है, यानी हिम मतलब बर्फ होता है, आलय यानी उसके रहने का स्थान, तो हो गया बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। तो सबसे उत्तर में क्या है स्थित? वृहत हिमालय, यानी ऊपरी जो होता है वो वृहत हिमालय है, या जिसको हम कहते हैं हिमाद्री। ठीक है। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। उसके बाद आया मध्य हिमालय या हिमांचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यानी हिमाद्री हम किसको कहे? वृहत हिमालय को, ऊपरी हिमालय को। ठीक है ना। और उसके बाद एक हो गया मध्य हिमालय, और उसके बाद देखिए दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय। फिर बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित होते हैं। लोकप्रिय स्थान यानी रमणीय स्थान एक हैं, देखने में सुंदर लगने वाले, लोगों को प्रिय लगने वाले लोकप्रिय स्थान। ठीक है। और 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आप बता सकते हैं, तो उसका पता लगाइए। तो होता क्या है कि शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ये सारी जितने भी पहाड़ हैं हम आपको बता भी रहे हैं, और आपको ये भी पूछ रहा है कि 5 पहाड़ियों का या श्रृंखलाओं का नाम बताइए। ठीक है, तो आप इनमें से छांट कर 5 का नाम लिख सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान। ठीक है, ये मैदान समतल और सपाट है। ठीक है, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आया भी होगा आपके अभ्यास पुस्तिका में, कि ये बताइए कि वो कौन से स्थान, क्या कारण है कि जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्या कारण है, क्योंकि वहाँ का जो उत्तरी मैदान होता है वो समतल होता है, सपाट होता है। ठीक है, और सपाट होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जब बहुत सारी नदियाँ बहती हैं तो उनके नदियों के निक्षेपों से निक्षेप होते हैं, यानी कि बहुत सारे महीन महीन, हमने बताया ना, मिट्टियाँ आ जाती हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ का जो मैदान होता है वो उपजाऊ हो जाता है। यही कारण है कि जब उपजाऊ हो जाता है तो वहाँ पर फसल अच्छी उगती है, इसलिए लोग वहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में ही आपका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और आपको पीडीएफ नहीं दूंगी। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा।
बाद में कोई भी पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नहीं करेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, ब्लू कलर का एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो ये भी आपका प्रश्न बनता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसका नाम बताइए। तो सुंदरवन का डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो जो सुंदरवन की डेल्टा है उसकी आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा क्या होती है? त्रिभुजाकार। फिर डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना क्या होता है? मुंह, यानी मुंह, नदियों का सिर, जो स्टार्टिंग होती है जहाँ से नदियाँ बहना शुरू करती हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है ना, रेतीला स्थान है, इसलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ कम उगती हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इनकी जो आकृति होती है वो भी त्रिभुजाकार है। इनका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है और क्षेत्रफल में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित होती हैं। और इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अरावली श्रृंखला यानी अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत बहुत पुराना पर्वत है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए बताया गया है। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला, ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। तो आपका क्वेश्चन बना विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। तो इन श्रृंखलाओं से होकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद देखिए पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। मैंने आपको बताया था ना चित्र को देखते हुए नदियों का बहाव, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि ये सारी नदियां मिलती हैं और कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और यानी असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला है या लौह अयस्क, इसकी प्रचुरता है, यानी अधिक मात्रा में मिलती है। इसके बाद देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं और पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, यानी काफ़ी फैले हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी मैदान कैसे हैं? चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, यानी अपने जहाँ पर गिरती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर क्या करती हैं? उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जाकर के क्या करती हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा स्थित होता है। अब थोड़ा बच्चों ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं? अब देखिए प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, ठीक है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। प्रवाल क्या है? छोटे छोटे जंतुएं हैं। कहाँ पर? जो समुद्र में पाए जाते हैं छोटे छोटे जंतु हैं, जंतुओं के कंकाल हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिप। पॉलिप के नाम से उसको जाना जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं
तब उनका कंकाल बच जाता है, और जब कंकाल बच जाता है तो पॉलिप की वृद्धि क्या होती है, जब वृद्धि होती है उनकी, यानी ज़्यादा जब मरते हैं तो वही पॉलिप जो होते हैं वो ठोस का रूप ले लेते हैं और कंकाल के ऊपर होते जाते हैं। ठीक है, कंकाल के ऊपर ठोस का रूप लेते जाते हैं। इससे क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते चढ़ते वो ऊंचे हो जाते हैं। तो जब काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तो क्या होता है, वो प्रवाल द्वीपों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वो प्रवाल जब आपस में मिलते हैं तो एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार प्रवाल द्वीप को दिखाता है। ठीक है, तो ये प्रवाल द्वीप जो होते हैं वो कहाँ बने, लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। तो इस वजह से लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हम लोग देखिए थोड़ा सुनामी के बारे में। आप ये चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं कि एक क्लास 8B की एक छात्रा है और एक छात्र है, तो वो 4 का है, तो उसने कुछ कविताएं लिखी हैं। ठीक है, सुनामी को लेकर के। तो ये आप लोग बच्चों किताब में है आपके, तो आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा इनकी किताबों को। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। कौन कौन से 2 द्वीप समूह हैं, तो लक्षद्वीप है और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए जो 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तट पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। जब सुनामी आती है तो बहुत लंबी लंबी, बहुत ऊंची ऊंची धाराएं बहती हैं और बहुत सारी बर्बादियां लाती हैं। ये बच्चों, उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभ्यास प्रश्न में आप लोग तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो हमने बताया कि भारत को विभिन्न भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। उनके नाम क्या हैं? पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि 7 पड़ोसी देशों के नाम, बस वही है। ठीक है, उसी का नाम लिखना है, 7 पड़ोसी देशों का। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और तापी नदी। इसके बाद हम लोग गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। हमने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन आ सकता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। फिर भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? तो बच्चों, भारत में वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो 2 राज्य कौन से हैं जिनकी एक ही राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा, दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। और लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, ये भी बताऊंगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। इसके बाद है सहस्राद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
पश्चिमी घाट के नाम से। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। इसके बाद है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। फिर खाली स्थान देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को भारत के संतरी यानी पहरेदार के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, हमने बताया ना कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और छोटा कौन सा है? गोवा। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। इसके बाद मानचित्र का कार्य है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नांकित को चिन्हित कीजिए। तो भारत का मानक यामियोत्तर, ठीक है, ये सारे जितना दिया हुआ है ये भारत के रेखा मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। ये आपका काम है, करिए तो अच्छा है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 बताया आपको कि उत्तरी मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये लिखा हुआ है कि उत्तरी मैदान समतल एवं सपाट होते हैं। हमने आपको वीडियो में बताया भी है कि उत्तरी मैदान समतल एवं सपाट होते हैं, जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हैं। ठीक है ना, जलोढ़ निक्षेपों से लाए जाते हैं। यानी नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ क्या है? पानी को लेकर आती हैं। पानी जब बहता है तो पानी के साथ क्या है? महीन महीन मिट्टी को लेकर आती है, तो उसी को निक्षेप कहते हैं। निक्षेपों से बने होते हैं और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। जब वो निक्षेप बैठते जाते हैं तो वो उपजाऊ होता जाता है, जिसकी वजह से वो भूमि जो होती है वो उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयोगी हो जाती है। जब कृषि के लिए उपयोगी हो जाती है तो वहाँ पर जब मनुष्य या जब कोई निवास करता है, कृषि कार्य करता है, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। इसी वजह से वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं। ठीक है, तो जिसे क्या कहा जाता है? पॉलिप कहा जाता है। तो जब ये जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। ठीक है, और जब पॉलिप की ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो वो ठोस कंकाल के ऊपर होते जाते हैं और इस तरह से ऊपर होते जाते जाते उनका लेयर बनता जाता है, जिसकी वजह से वो ऊंचे होते जाते हैं और प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए और ये जो द्वीप बनते हैं वो कहाँ? लक्षद्वीप के बाद। लक्षद्वीप क्या है? अरब सागर में। अरब सागर में जंतु जब ज़्यादा होते हैं तो वो प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है।